हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीएस जीए प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा डे 4 है। डे 1, डे 2, डे 3 में हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चंस देखे हैं, यानी कि 75 क्वेश्चंस। आज हम लोग और आगे 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। ये जो लेसन है आपके एसएससी, बीपीएससी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए खास तौर पे जो है क्वेश्चंस को सेट किया जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले जो है बीपीएससी का एग्जाम है जो 27 दिसंबर को है, एनटीपीसी का एग्जाम है जो 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जो मार्च तक चलेगा। ठीक, और एसएससी के एग्जाम्स वेरियस जो है, सीएचएसएल अभी तो नहीं होना है, अभी अप्रैल में आपका होना है 2021। सीजीएल का भी जो पीटी है वो मई 2021 में होना था। ये जो लेसन है खास तौर पे अभी बीपीएससी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। ठीक, लेसन को कंप्लीट देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये डेली टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द एमपीटीएस एकेडमी, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दिया जाता है, ताकि आप पहले खुद से इसका प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है आपको यूट्यूब पर मिलता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करता है डे 4 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण भारत में कौन से सुधार हुए। देखिए, नेपोलियन जो है ये यूरोप का था। ओके, और ये जो उस समय जो है भारत में, ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, इससे आपको लग रहा होगा कि ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे जो है प्री इंडिपेंडेंस के है, यानी कि इंडिपेंडेंस आज़ादी के पहले वाले दिन के ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, तो उस समय जो है ब्रिटिश भारत था, यानी कि ब्रिटिश हमारे देश पर उस समय शासन कर रहा था। तो यूरोपीय जो है अपने बंदरगाह में ब्रिटिशों को जाने नहीं देते थे। ठीक, तो ये जो ब्रिटिश क्या हुए, ब्रिटिश जो है इनसे तंग आ गए, मतलब कि अब उन्हें कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ही था, तो वो भारत में अपना धीरे धीरे पैठ बना रहे थे बिजनेस करने के लिए। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया था 1600 ईस्वी में, तो वो जब आए तो वो भारत में ही आए। ठीक, तो भारत में जब वो बनाए तो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे बहुत सारे अधिनियम लाते गए। ठीक, और वो अधिनियम जो लाए, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। उन्होंने जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कुछ सुधार किए, ताकि वो नेपोलियन को जो है काउंटर कर सकें। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। ऑप्शंस हैं, नमक कानूनों का निरसन यानी कि समापन, सरकार की शक्ति का खात्मा या फिर कमी, आम लोगों को आर्थिक राहत, या फिर भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो देखिए, नमक सत्याग्रह जो था ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। ये इसके प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो ये जो है नमक सत्याग्रह, इनमें जो दिया गया जो योजना था गांधी जी के द्वारा, वो इन चारों ऑप्शंस को मैच करता है। तो आप इन चारों ऑप्शन को याद कर लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था, कि ताकि आप जो है कहीं पर कंफ्यूज ना हो कोई भी ऑप्शन में। ठीक, तो ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे राइट हैं, आप इन चारों ऑप्शंस को याद कर लीजिएगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था केरला में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, और ये ईयर भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1921। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कौन संबंधित नहीं है। ठीक, ऑप्शन है आत्मारंग, पांडुरंग, जी आर भंडारकर, एम जी रनाडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो तीनों पर्सन हैं, आत्मारंग, पांडुरंग, जी आर भंडारकर, एम जी रनाडे, ये तीनों जो हैं प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं संबंधित है, तीनों व्यक्ति जो हैं ये संबंधित हैं प्रार्थना समाज से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कोटोपैक्सी, एटना, वेसुवियस, या फिर स्ट्रोम्बोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। भूमध्य सागर का प्रकाश गृह या फिर प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित जनजाति समूहों का मिलान करें। क्या क्या है। सहरिया जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है।
हलवा जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, पहाड़ी खड़िया जो है वो झारखंड से संबंधित है, सांसी जो है वो राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर जो देखिए ये चारों जो क्वेश्चन, जो चारों जनजाति आपको यहाँ दिए गए हैं और जो उनसे संबंधित राज्य हैं, यहाँ पर सही मैच है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, यानी कि 1 2 3 4। एक का जो है वो मध्य प्रदेश ही होगा, हलवा का छत्तीसगढ़ ही होगा, पहाड़ी खड़िया का झारखंड ही होगा और सांसी का राजस्थान ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, बीपीएससी और एनटीपीसी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपातकाल लागू होने पर सांसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने यानी कि कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है सांसद को आपातकाल होने पर कितने नंबर अनुच्छेद के द्वारा? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 249 या फिर अनुच्छेद 253। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 250। ठीक, 250 जो है 250वां अनुच्छेद, वो जो है संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने पर जो है आपातकाल लागू होने में शक्ति प्रदान कर देते हैं। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, जिंक अमलगम में मरकरी उदाहरण है गैसीय मिश्रण, कोलाइड तरल मिश्रण या फिर ठोस मिश्रण? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति के कारण है नाइट्रोजन बंध, फास्फेट बंध, शर्करा बंध या फिर हाइड्रोजन बंध? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, फास्फेट बंध जो है उनके द्वारा डीएनए की प्रकृति जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन गंदगी से मुक्त अभियान श्रेणी में वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार का विजेता है? ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों। तेलंगाना और हरियाणा जो है वो दोनों को गंदगी से मुक्त अभियान श्रेणी में वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार का विजेता चुना गया है, तेलंगाना और हरियाणा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ पर दोनों सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के पेपर उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है? बक्सर, मुंगेर, डालमिया नगर या फिर मुजफ्फरपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डालमिया नगर जो है वो बिहार का पेपर उद्योग का मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध के अष्टांग मार्ग का स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या फिर कया उपनिषद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो बुद्ध के अष्टांग मार्ग का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन हैं अशोक, मिनांडर, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन? तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका चारों। ये जो चारों शासक हैं अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये चारों ने जो है बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पर जो है आपके चारों नाम जो है, चारों शासक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, चारों का नाम याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्रमानुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है, नेहरू रिपोर्ट, सविनय आंदोलन, जिन्ना के 14 सूत्र और लाहौर अधिवेशन। तो देखिए जो नेहरू रिपोर्ट है वो आया था आपका 1928 में। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब आया था? वो आया था आपका जाकर 1930 में। ठीक, जिन्ना के 14 सूत्र जो हैं वो आए थे 1929 में और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1929 में। ठीक, तो अब आपको जो है इसे अरेंज करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपका नेहरू रिपोर्ट यानी कि एक, उसके बाद आपका जिन्ना के अनुसूत्र, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट है इससे जो है अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने जो है अपनी असहमति जताई थी। तो इस नेहरू रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए उन्होंने 14 सूत्र अपना दिया था। ठीक, तो इसके जस्ट बाद आपका आया जिन्ना के 14 सूत्र यानी कि एक के बाद 3, उसके बाद फिर आपका लाहौर अधिवेशन यानी कि 4, उसके बाद सविनय आंदोलन लास्ट में यानी कि 1 3 4 2, यानी कि कौन सा हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, तो ईयर आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस नेता ने 1935 के अधिनियम के दास्ता को अधिकार कहा था? यानी कि किस नेता, जो गिवन जो यहाँ पर लीडर्स के नेम दिए गए हैं उनमें से किन्होंने जो है 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार कहा? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी मिट्टी से सही ढंग से मेल खाता है? यानी कि एक जगह आपका मिट्टी का नाम मतलब मिट्टी है और एक जो है राज्य है, तो कौन सा सुमेलित खाता है?
ऑप्शन है काली मिट्टी जो कि दक्कन पठार में है, जलोढ़ मिट्टी जो कि उत्तरी मैदान में पाया जाता है, लवणीय मिट्टी जो कि तमिलनाडु में, और रेगिस्तान की मिट्टी राजस्थान में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो चारों हैं ये चारों सुमेलित हैं, सही हैं। तो आप चारों इनका, ये बस इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ताकि आप बस कंफ्यूज ना हो, अच्छे से इनका याद कर लीजिएगा। ठीक, तो काली मिट्टी जो है दक्कन पठार में ज्यादा पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं, लवणीय मिट्टी जो है वो लगभग 1.70 लाख स्क्वायर में पाया जाता है। ठीक, तो ये जो लवणीय मिट्टी है तमिलनाडु के अलावा राजस्थान में भी पाया जाता है, पंजाब में भी पाया जाता है, हरियाणा में भी पाया जाता है, यूपी में भी पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये चारों जो है ये बहुत सारे जगह पाया जाता है, इसका ये बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, और रेगिस्तान की मिट्टी जो है राजस्थान में। ठीक, तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 19, यहाँ पे जो है कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है घाट प्रवाह अभ्यारण्य, ये सही मैच्ड है, कर्नाटका में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, ये भी सही मैच्ड है। लोखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका जो है यहाँ पर गलत है। लोखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? असम में है, न कि मणिपुर में। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो गया बिहार में है, ये भी मैच्ड है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगर हम मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, उसका नाम है केवुल लेमजा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 18 पे। पर्यावरण की किडनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आर्द्रभूमि वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, या फिर राष्ट्रीय उद्यान। तो पर्यावरण की किडनी जो है वो आर्द्रभूमि को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 19, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 359, या फिर अनुच्छेद 74। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359 जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि मौलिक अधिकारों को वो निलंबित कर सकें। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, अनुच्छेद 59 जो है ये राष्ट्रपति का जो ऑफिस का कंडीशन है, जो शर्त है, उसे बताता है। अनुच्छेद 74 जो है वो जो काउंसिल का मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो राष्ट्रपति को अपना जो है एड प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये, और अनुच्छेद 358 जो है अगर ये हुआ तो अनुच्छेद 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक, तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक, अनुच्छेद 59 जो है वो कौन सा क्या करता है? वो ऑफिस कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की जो ऑफिस का शर्त है उसे बताता है। अनुच्छेद 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अपना एड प्रदान करते हैं राष्ट्रपति को, जो सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 359 यहाँ पर इसका राइट आंसर है, और अनुच्छेद 358 से आर्टिकल 359 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस बाघ के अभ्यारण्य को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 प्रदान पुरस्कार मिला? ऑप्शन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, या फिर मानस टाइगर रिजर्व। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि TX2 पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन 21, बिहार में सूती कपड़ा उद्योगों का मुख्य केंद्र कौन सा है? भागलपुर, गया, पटना, मुंगेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, भागलपुर और गया दोनों में जो है सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र है, भागलपुर और गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 22, एलपीजी के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो देखिए एलपीजी के समय जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। और यहाँ पे मनमोहन सिंह जो है यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। ठीक, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भारत के प्रथम वित्त आयुक्त कौन थे? तो वो थे केसी नयोगी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम अध्यक्ष आदिवासी के PM संगमा, और लोकसभा प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर। तो देखिए ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये सही मैच हैं, आप इन चारों को याद कर लीजिएगा। ABCD, बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये चारों जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है तमिलनाडु में नहीं है, ये है अंडमान एंड निकोबार में। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र जो है ये अंडमान एंड
निकोबार में है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, वाक्यानवीस किसे कहा जाता था? गुप्त पत्र लेखन को, समाचार लेखक को, आज्ञा पत्र लेखक को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वाक्यानवीस जो है ये मुगल काल में किसे कहा जाता था? समाचार लेखक जो होते थे उन्हें वाक्यानवीस बोला जाता था। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हैं डेली आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी होते हैं, करेंट अफेयर्स भी होते हैं, साइंस भी होते हैं, सब कुछ इसमें मिले होते हैं। ठीक, तो लेसन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े भी। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।